मुंबई शहर में दिनेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लता और बेटी उमा के साथ रहता था। दिनेश रिक्शा चलाने का काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो दिन भर काम करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो बहुत ईमानदार होने के कारण लोग उसका फायदा भी उठाते थे। कभी कभी उसे बहुत ही कम पैसे दे देते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता था। एक दिन दिनेश अपनी सवारी छोड़कर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते पर भीड़ दिखाई दी। भीड़ देखकर दिनेश ने अपनी रिक्शा साइड में लगा दी और वहाँ पर देखने के लिए चला गया कि आखिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ जमा क्यों हुई है। उसने वहाँ पर जाकर देखा कि एक आदमी के सिर से खून आ रहा है और वो नीचे रास्ते पर गिरा है, लेकिन कोई उसे हाथ भी नहीं लगा रहा। तभी दिनेश के कानों पर आवाज आती है कि अरे भाई, कौन पड़ेगा इस झंझट में? पुलिस केस फिर क्या क्या पता नहीं, छोड़ो चलो यहाँ से। उस आदमी की बात सुनकर दिनेश को समझ में आ जाता है कि कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करना चाहता। अब दिनेश खुद भागते हुए उस आदमी की ओर जाता है और उसे उठाकर रिक्शा में डाल देता है और उसे वहीं से अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, ये मुझे रास्ते पर गिरे हुए मिले। आप जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू करवा दीजिए, क्योंकि इन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। आप इनके घर वालों को जानते हो? अगर जानते होंगे तो उनको फोन करके बता दीजिए। और हाँ सुभाष, तुम इधर आओ, पुलिस को बुलाकर इनका स्टेटमेंट ले लो। डॉक्टर की यह बात सुनकर दिनेश उनसे नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनको नहीं जानता। मुझे इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी नहीं पता, तो मैं स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जो देखा है वही बता देना और जल्द से जल्द जाकर ये मेडिसिन लेकर आइए। दिनेश जल्दबाजी में ही मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। उसके पास जितने पैसे थे उसी में वो मेडिसिन लेकर डॉक्टर को दे देता है। जब तक उस आदमी के हालत कुछ अच्छे नहीं होते वो वहीं पर रुकता है। अब रात तक उस आदमी की हालत में काफी सुधार हो गया था। ये देख दिनेश डॉक्टर से डॉक्टर साहब, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम जा सकते हो, पर क्या तुम्हें पता है ये हस्ती कौन है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन उनकी जान बचाना ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। हमें भी अभी अभी पता चला है कि ये इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका नाम श्यामलाल सेठ है। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? नहीं नहीं, आप उन्हें आराम करने दीजिए। उनकी जान बची, यही बहुत है मेरे लिए। जब श्यामलाल सेठ को होश आता है तो डॉक्टर उन्हें सारी बात बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इतने अमीर हो तो घर से अकेले क्यों निकले? ड्राइवर को साथ में क्यों नहीं लिया था आपने? अरे डॉक्टर साहब, एक अर्जेंट पार्सल देना था मुझे। ड्राइवर को आने में भी समय था, तो सोचा मैं ही निकल जाता हूँ। दूसरी ओर दिनेश अस्पताल से घर जाकर दिन भर की सारी हकीकत अपनी पत्नी को बताता है। ओह, तो इसीलिए आपको इतनी देर हुई? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। ये कहकर लता वहाँ से किचन में चली जाती है और उमा भी खेलने के लिए रिक्शा में बैठ जाती है। तभी उमा को सीट के ऊपर एक लाल कलर का बटवा गिरा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर अपने पापा को दिखाती है और उनसे पापा, ये देखो मुझे ऑटो में क्या मिला है। आप ये मेरे लिए लाए हो? उमा की आवाज़ सुनकर लता भी वहाँ आ जाती है। तभी दिनेश वो बटवा खोलकर देखता है। बटवा खोलते ही दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें कीमती हीरे दिखाई देते हैं। ये देख लता, ये तो बहुत ही महंगे हीरे दिखाई देते हैं। उमा, मुझे लगता है ये उसी आदमी का बटवा है। मैं कल उन्हें जाकर ये लौटा दूंगा। ठीक है, कल सुबह जाकर आप उन्हें लौटा दीजिएगा। दूसरे ही दिन सुबह दिनेश हीरों का भरा बटवा लेकर अस्पताल में जाता है और श्यामलाल सेठ के पास जाकर उनसे जी नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको ठीक तो लग रहा है ना? आपका ये बटुआ मुझे अपनी रिक्शा में गिरा हुआ मिला, इसलिए मैं आपको ये लौटाने आया हूँ। मेरा नाम श्यामलाल है, मैं हीरो का व्यापारी हूँ। कल यही पार्सल देने के लिए मैं घर से निकला था, तो एक आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर दे दी और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद तुमने मुझे रिक्शा में डाला, ये तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कल सब कुछ बता दिया। तुम्हारा मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और हाँ, आज से तुम मेरे साथ ही काम करोगे। मैं तुम्हारे रहने के लिए घर भी दूंगा। अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हारी ये ईमानदारी देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
तुम्हारे कारण ही आज मैं जिंदा हूँ। श्यामलाल सेठ की यह बात सुनकर दिनेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उस दिन के बाद दिनेश की किस्मत मानो पलट ही चुकी थी। उसने खूब मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। अब वो तीनों खुशी खुशी श्यामलाल सेठ के यहाँ काम कर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। बेलापुर नाम के गांव में नमन अपनी पत्नी नीता और इकलौता बेटा सौरभ के साथ रहता था। नमन के पास बहुत बड़ा आलीशान घर, पैसा, कपड़े, गाड़ियाँ, सब कुछ था। नीता और सौरभ को इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो अपने से छोटे गरीब लोगों को चिढ़ाते रहते थे। वो दोनों ये भी नहीं सोचते थे कि अपने चिढ़ाने के कारण गरीब लोगों को कैसे लगता होगा, उनका मन दुखता होगा। एक दिन ऐसे ही नीता अपने पति से, सुनो जी, कल मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी करने के लिए हमारे घर आने वाली है, तो मुझे बहुत सारी खरीदारी करनी है, मार्केट जाना है, मुझे कुछ रुपए दे देना। सौरभ को अपने साथ लेकर जाऊंगी और बहुत सारा सामान लेकर आऊंगी। ठीक है, तुम अलमारी में रखे हुए पैसे ले लेना और मॉल में जा रही हो तो मेरे भाई के लड़के रमन के लिए भी कुछ लेकर आना। नमन की यह बात सुनकर नीता कुछ बोलती ही नहीं, मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगती है। नीता को नमन के भाई का परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके गरीब होने के कारण वो उन्हें कम समझते थे। मुझे पता है मेरा भाई गरीब है, झोपड़ी में रहता है, तो तुम उसे पसंद नहीं करती। तुमने कब मेरी बात सुनी है कि आज सुनोगी, लेकिन उसके लिए ड्रेस लाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर नमन ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में जाकर सौरभ को फोन करता है। हेलो सौरभ बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम मम्मी के साथ मॉल में जा रहे हो ना, तो अपने भाई रमन के लिए भी कोई अच्छा सा शर्ट लेकर आना। कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारे चाचा का लड़का है, उनका परिवार और अपना परिवार एक ही है बेटा। अरे पापा, ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो? आप ये सब बातें मम्मी पर छोड़ दो, वो संभाल लेगी। तभी नमन मन ही मन, इन माँ बेटों को समझाने से कोई फायदा नहीं। नीता और सौरभ 1 घंटे बाद तैयार हो जाते हैं और अपनी बड़ी सी कार लेकर मॉल में चले जाते हैं। कार पार्क कर सौरभ और नीता मॉल में जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते पर मैले कपड़े पहने रमन और उसकी माँ सीमा दिखाई देते हैं। तो नीता उनको नीचा दिखाने के लिए मिलने जाती है और उन्हें देख नीता, अरे सीमा और रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं इतने बड़े मॉल में खरीदारी तो करने नहीं आए? नहीं आंटी, हमारी क्या हैसियत, हम तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। हम इतने बड़े मॉल में क्या खरीदारी करेंगे? रमन की बातें सुनकर नीता अपना चेहरा टेढ़ा करती है। ये बात सीमा तुरंत ही समझ जाती है कि आखिर नीता ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि वो उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन सीमा का स्वभाव बड़ा ही शांत है, तो वो हंसकर नीता से, दीदी कैसी हो आप? सौरभ बेटा, तुम ठीक हो ना? किस्मत और कपड़े दोनों भी फटे टूटे हैं, लेकिन लगता है अब तुम्हारी आंखें भी खराब हो चुकी है। हमारे कपड़े और हमें देखकर तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि हम बिल्कुल ठीक है और मज़े में हैं, हमारी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दीदी, हमारे कपड़े मैले और पंचे हुए हैं, लेकिन हमारी आंखें बहुत अच्छी है। दीदी, हम तुम्हें देखकर ही समझ गए थे, लेकिन जाने दीजिए। चलो दीदी, थोड़ी ही दूर पर तो हमारा घर है, चलो ना घर चलते हैं। सौरभ बेटा, सुना तुमने? ये उस झोपड़ी को घर कहते हैं, तो हमारे बंगले को क्या कहेंगे? तभी रमन नीता से, चाची, भले ही हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन हम दिल से अमीर हैं। रमन की बातें सुन नीता और सौरभ की हंसी रुक जाती है और नीता, हाँ 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 हाँ, बड़े आए दिल से अमीर है बोलने वाले। तुम्हारे उस झोपड़ी में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन है क्या? अरे ये तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है वहाँ। तभी रमन अपनी माँ से, चलो माँ, हम घर चलते हैं। हाँ हाँ, हम भी कोई खाली नहीं है, हमें भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, चलो बेटा चलते हैं। सीमा और रमन वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ और नीता भी मॉल में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक से नमन का ऑफिस सील बंद हो जाता है। ऑफिस बंद हो जाता तो है, लेकिन फिर भी उनके पास जो जमा पूंजी थी उससे वो अपना खर्चा करते ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद नमन को अपनी गाड़ी, घर सब कुछ बेचना पड़ता है। अब उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। तब नमन नीता और सौरभ से, अब हमारे पास एक ही घर बचा है और वो है रास्ता। अब मेरे भाई वसंत के घर रहने के लिए चले जाते हैं
अब मेरा भाई ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आप दूसरी कहीं जॉब ढूंढिए, कोशिश तो कीजिए, जरूर मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल तो मिलेगी ही ना। अरे नीता, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जब से कंपनी को सील लगा है तब से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और एक तुम दोनों हो। मेरी नौकरी छूट जाने के बाद भी तुम्हारा बड़े बड़े मॉल में जाना, खरीदारी करना और तुम्हारी किटी पार्टीज तो कम ही नहीं हो रही थी। अब हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब नमन, नीता और सौरभ बड़े ही दुखी मन से वसंत के पास आते हैं। वसंत नमन का छोटा भाई है। वो गरीब है, लेकिन उसका मन बहुत ही बड़ा है। नमन अपनी सारी बीती बातें अपने छोटे भाई वसंत को बताता है। ये बात सुनकर उसकी फैमिली को भी बहुत दुख होता है। तभी रमन अपने चाची से, अरे चाची, लेकिन हमारा घर तो घर नहीं है, ये तो एक छोटी सी झोपड़ी है ना। इसमें फ्रिज, टीवी, एसी कुछ भी नहीं है। तो क्या आप हमारे इस छोटी सी झोपड़ी में रह सकेगी? तभी वसंत रमन से, अरे रमन, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। नहीं भाई साहब, वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। मैंने उसे कई बार खरी खोटी सुनाई है। मुझे माफ कर दो बेटा। भैया, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना और तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। तुम सब यही रहो, ये भी तो आपका ही घर है। वसंत, हम भी कल से तुम्हारे साथ खेती में काम करेंगे। ठीक है भैया, कल सुबह हम सब लोग खेती में काम करने जाएंगे। उस दिन से नीता और सौरभ ने अपने पैसों की गुर्मी को एक तरफ रखा और रमन और सीमा के साथ मिलकर सारा काम करने लगे। उन्हें अब रमन की बातों की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो सभी खेती कर रहे थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सभी के मिलकर खेती करने के कारण उन्हें मुनाफा भी अच्छा होने लगा था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन नीता और सौरभ का घमंड बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि जिंदगी किसी भी वक्त हमें सबक सिखा सकती है। भीमपुर नाम के गांव में रीता अपने 3 बेटे राम, श्याम, माधव और एक बेटी सुमन के साथ रहती थी। राम के बचपन में ही उसके पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी, जो एक कंपनी में मैनेजर थे। उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीदा था जो लोन पर लिया था, और इसी कारण पति के देहांत के बाद रीता पर अपने बच्चों को लेकर एक बस्ती में रहने की नौबत आ चुकी थी। रीता अपने चारों बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन घर के हालात इतने खराब थे कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी आशाओं को मन ही मन दबाना पड़ रहा था। राम अपनी पढ़ाई छोड़कर एक छोटे से ढाबे पर काम करने लगा था। चारों में से सबसे छोटा बेटा माधव, वो बहुत ही होशियार था, साथ ही चालाक और स्वार्थ बुद्धि का भी था। लेकिन उसने अपने दम पर ही स्कॉलरशिप कमाई थी और उसी पर अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने की ठान ली, और वो शहर जाने की सोचता है। वो अपनी माँ से, माँ, अब पिताजी नहीं रहे, लेकिन आप तो जानती हो मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके अलावा भी तो कई खर्चे होते हैं ना। तभी बीच में आकर राम, माँ, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं। पिताजी के बाद मेरे भाइयों की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। रीता राम को बड़े प्यार से आशीष देती है। अब दूसरे ही दिन माधव अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है। यहाँ राम अपने दूसरे भाई श्याम और बहन सुमन को भी स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देता है और खुद एक ढाबे पर दिन रात मेहनत करता है। इसी में 3-4 साल बीत जाते हैं। अब माधव अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आता है और अपने भाई राम से, भैया, मुझे बैंक मैनेजर की नौकरी मिल चुकी है। अब मुझे शहर में ही रहना होगा। कुछ दिनों बाद मैं आप सबको वही लेकर जाऊंगा। माधव की बातें सुन घर में सभी बहुत खुश थे। अब माधव वापस शहर चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ ही दिनों में शाम को भी शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाती है। अब घर में बहुत ही अच्छा माहौल था, लेकिन फिर भी राम को वक्त पर काम पर जाना ही पड़ता था, क्योंकि न माधव न श्याम कोई भी घर में अपनी आमदनी से 1 रुपया भी खर्चे के लिए नहीं देता था। दिन बीत रहे थे। सुमन की उम्र अब शादी की हो चुकी थी, तो रीता राम से, राम, सुमन की अब शादी की उम्र हो चुकी है। अगर वक्त रहते कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है बेटा। जी माँ। राम हाँ तो बोल गया था, लेकिन उसे अब पैसों की चिंता सताने लगी थी। माधव और श्याम के पढ़ाई के लिए राम ने पहले से ही सेठ जी से पैसे उधार में लिए हुए थे। राम मन ही मन, अब रीता की शादी मतलब और खर्चा,
कैसे होगा ये सब? मैंने सोचा था माधव को जॉब लगते ही सेठ जी से लिए सारे पैसे उन्हें लौटा दूंगा, लेकिन माधव से पैसे मांगना मतलब नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। चलो देखते हैं, मुझे अब पहले से और ज्यादा मेहनत करनी होगी। राम वहाँ से काम करने के लिए चला जाता है। अब वो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर घर घर पहुँचाने का काम भी करने लगा। उसने थोड़े बहुत पैसे सुमन की शादी के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। एक दिन रीता राम से, राम, सुमन को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, आज तुम घर पर ही रहो, माधव और श्याम भी पहुँचते ही होंगे। ठीक है माँ। उस दिन माधव अपनी पत्नी श्यामा को लेकर घर आता है। उसे देख रीता और बाकी के घर वाले चौंक जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माधव किसे लेकर आया है। अब माधव रीता से, माँ, ये आपकी बहू श्यामा है। मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त था और वैसे भी मैंने सोचा क्यों ना आप सबको सरप्राइज दिया जाए। माधव की ये बात सुनकर रीता को बहुत दुख होता है कि माधव ने घर में किसी को उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी ही देर में सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। सुमन को लड़का पसंद आता है और उस लड़के को भी सुमन बहुत पसंद आती है। तभी लड़के के पिताजी, रीता जी, रमेश हमारा इकलौता बेटा है और हम सब इसकी शादी धूमधाम से करवाना चाहते हैं। शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम बांट लेंगे। रमेश के पिताजी की बात सुनते ही श्याम और माधव को लगता है कि अब सारा खर्चा उन्हें ही करना होगा, तो श्याम कुछ बोलने के लिए आगे आता है। तभी माधव, अरे भाई साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? अरे आजकल तो लोग रजिस्टर्ड ही शादी करवाते हैं। ऐसे फिजूल के खर्चे करने की क्या जरूरत है? अरे ये आप क्या बात कर रहे हो? बड़ी शादी मतलब फिजूल के खर्चे होते हैं और ऐसे फिजूल के खर्चे करने वाले घर में हमें हमारी बहन की शादी नहीं करवानी। तभी श्याम, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ये फिजूल के खर्चे नहीं तो और क्या है। मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। शादी मतलब बाद में भी खर्चे ही खर्चे। अपने बेटे श्याम की बात सुनते ही रीता श्याम की ओर देखने लगती है। तभी रीता माधव और श्याम से, माधव, श्याम, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अरे उन्होंने कोई दहेज तो नहीं मांगा, हमारी भी तो एक ही बेटी है, तो बड़ी शादी में हर्ज ही क्या है? रीता की बातें सुनकर रमेश और उसका परिवार वहाँ से जाने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले रमेश के पिताजी रीता से, रीता जी, हम चलते हैं, आप लोग सोच विचार कर हाँ या ना बता देना। रीता और राम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। उनके घर से निकलते ही माधव अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। जाते जाते वो अपनी माँ से, देखो माँ, मैं इस शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी कितनी मेहनत करता हूँ और वो पैसे क्यों ऐसे फिजूल खर्चों के लिए बर्बाद कर दूँ? मैं भी नहीं दूंगा पैसे। श्याम और माधव घर से निकल जाते हैं। रीता, राम और सुमन को इन सभी बातों से बहुत दुख होता है। सुमन और रीता जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते सुमन, माँ, क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? मुझे रमेश जी से ही शादी करनी है माँ। राम सुमन की बातें सुनकर उसे गले लगा लेता है और सुमन से, सुमन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हारा भाई तुम्हारी बड़ी धूमधाम से शादी करवाएगा, देख लेना, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। राम उस रात बिल्कुल नहीं सो पाता। अब दूसरे ही दिन राम रमेश के पिताजी को फोन करता है और उनसे, जी नमस्ते, मैं राम बात कर रहा हूँ। जी कहिए। हमारी तरफ से शादी के लिए बिल्कुल हाँ है और हम वैसे ही धूमधाम से शादी करेंगे जैसा आप चाहते हो। अब राम सुमन की बड़े धूमधाम से शादी करवाता है। शादी में ना ही श्याम आता है ना ही माधव। शादी होते ही उस रात भी राम को अपने काम पर जाना पड़ता है। उस वक्त सेठ जी, राम, मेरे यहाँ काम करते हुए तुम्हें 8 साल बीत चुके हैं। अब कब तक तुम घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अकेले ही उठाओगे? सेठ जी, अब तो मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ हूँ। बस आपसे लिया कर्जा चुका दूं तो गंगा नहा लूं। राम, तुम मेरे यहाँ 8 साल से काम कर रहे हो और तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ये देखो, यहाँ खाना बनाने वाले लोगों की प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड करवाया है और इसके लिए तुम्हें कल ही निकलना होगा। क्या? कल ही? पर कैसे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं सेठ जी। राम, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा सारा खर्चा जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। ये समझ लो कि तुम्हारा बख्शीश है, तुम्हारे ईमानदारी का। कई ढाबे वालों ने तुम्हारे हाथ का खाना खा के तुम्हें उनके यहाँ ज्यादा पैसे देकर बुलाया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा।
राम सेठ जी की बातें मानकर शहर चला जाता है, जहाँ प्रतियोगिता होने वाली थी। अब धीरे धीरे करके राम आगे बढ़ते बढ़ते प्रतियोगिता में जीत जाता है। अब राम के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। वो सेठ जी से बहुत आभार मानता है। अब वो एक बड़ा सा होटल शुरू कर अपना नया घर भी खरीद लेता है। अब वो शादी भी कर लेता है। अपनी पत्नी और माँ के साथ सुखी जीवन बिताना शुरू करता है। अपनी बहन की अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी करता है। दूसरी ओर माधव बैंक में मैनेजर था, तो वो अपनी पत्नी की जरूरत की चीजों को पूरी करने के लिए ब्लैक में पैसे लेता था। और ये बात अब बैंक वालों को पता चल चुकी थी। अब माधव को पुलिस पकड़कर ले जाती है। ये बात जानते ही श्यामा भागते हुए राम के घर पहुंच जाती है और राम को सारी बात बताती है। अब रीता राम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राम अपने भाई को छुड़वा लेता है और अपने भाई का प्यार और बड़ा मन देखकर माधव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी ओर शाम को भी अकेले रहना कुछ आसान नहीं होता, ये बात समझ में आ चुकी थी। अब श्याम, माधव और श्यामा तीनों भी राम, रीता और बहन सुमन और जीजा से माफी मांगते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमारे खराब समय में अपने भाई बहन ही हमारे काम आते हैं। लालच में आकर गलत रास्ते से कमाए गए पैसे किसी काम नहीं आते। आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने बड़ों और पूजनीय लोगों का आदर करना चाहिए, क्योंकि खराब हालातों में उन्होंने हमें कैसे बड़ा किया है ये बस वही जानते हैं। जिन लोगों ने हमेशा हमें अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छी परवरिश दी, शिक्षा दी, खुद पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाया, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करो।